की पर्चियां दिसंबर में आई थी, उसके बाद जनवरी बीत गया, पर्चियां भी नहीं आई है। लोग अपने खेतों में गन्ना लिए पड़े हैं और वहां का जो है अधिकारी, मैं कई बार पर्सनली बात कर चुका हूं, जीएम से लेकर के कई बार ज्ञापन लोग दे चुके हैं, लेकिन ये सरकार केवल किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। और मैं बता दूं, आप जो डंका पीट रहे थे अभी, 210 रुपए जब 2012 में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, 190 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का रेट था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसे बढ़ा करके 330 रुपए तक पहुंचा। राइट, टेकन योर पॉइंट जी। देखिए, बहुत बात हो गई गन्ना को, गेहूं को, सब मामले पे। कपास, आज मैं बात करूंगा कपास पे। मुझे मालूम है कपास पे बात करेंगे आप। बिल्कुल कपास पे बात करूंगा। खाली इनके एमएसपी के बारे में इतना ही कह दूंगा कि ये भी गूगल करके लोग देख लें कि जो तमाम फसलें जिनकी एमएसपी घोषित है उसमें कितना प्रतिशत एमएसपी मिल पा रहा है किसानों को। इस समय कपास का मैं पूछ रहा हूँ, इस समय कपास का एमएसपी कितना है? सर, मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ सर, आपके कपास वाले मामले पे। मैं बता देता हूँ, 7,741 या 780 के आसपास से लेके 8,110 के आसपास है। और ये जो इंक्रीज है लगभग 558 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से है इंक्रीज, पिछले साल से इस साल। अब मैं बताता हूँ सर। हाँ। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा कपास जो है उत्पादन करते हैं, नंबर 1 कंट्री है। लेकिन अब सोच के देखिए कि हम उसके साथ साथ कपास के सबसे बड़े निर्यातक भी है। कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं, निर्यात भी करते हैं। और हमारा कपास का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? हमारे कपास का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, फिर वियतनाम आता है, फिर दूसरे अन्य देश आते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब ट्रेड डील में इस प्रकार की शर्तें लगा दी जाएंगी कि आप जैसे बांग्लादेश को दे दिया गया सर कि वो सीधे अमेरिका से कपास खरीदे और वो उसको 0% का लाभ मिलेगा। भारत उस तरीके में हम लोगों को दोहरे नुकसान की स्थिति बनेगी। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम लोगों को देखना पड़ेगा कि टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है भारत में, जिसके ऊपर कम से कम 5 करोड़। टेकन योर पॉइंट। मैं आ गया। देखिए, एक शब्द है अंग्रेजी का आइसोलेशन, यानी बहुत एकांत के साथ या एकांतिक होकर दुनिया में आप नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाके समझाना, पिताजी को समझाना। एकांतिक होकर नहीं रह सकते। जहां तक टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, आपको वियतनाम से टक्कर इस समय लेनी है, तो आप ये सोचे कि हम अपने यहां तो सारी की सारी रियायतें लेंगे, लेकिन दूसरे देश को रियायतें नहीं देंगे, तो ये संभव है ही नहीं। चाहे ये सरकार हो, चाहे कोई और सरकार आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न आप काम करेंगे। या कोशिश ये होगी कि हमारे पास देश की जनता का जितना अधिकार सुरक्षित हो सकता है वो सुरक्षित किया जाए। बस बात इतनी है। लेकिन सवाल क्या है, किसी ने कहा कि किसान आंदोलन फिर से खड़ा करने की एक तरह की चीजें, कोई भी आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि जब तक आंदोलन खड़ा नहीं होगा मामला बनेगा नहीं विपक्ष का। तो वो ये स्थितियां हैं। सवाल ये है कि सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अगर रखी जाएं तो समझ में आता। लेकिन हाँ, जहां अधिकार सुरक्षा की बात है, यकीनन उसमें बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो और बोल दो, ये बक्सर से सिलेंडर चिल्ला रहे। अरे सिलेंडर तो तब होता ना कि हम कहता, भारत आज कहता मेरी सरकार गिर जाए लेकिन मैं डील करूंगा। लेकिन आपने 2008 में क्या कहा? मेरी सरकार गिर जाए लेकिन हम एटॉमिक डील करेंगे अमेरिका के साथ। कम्युनिस्टों ने रद्द कर दिया, नोट लहराए गए संसद में, आप सरेंडर थे अमेरिका के सामने, आपने सरकार गिराई। कौन सी फाइल दबते था? कौन सी फाइल? जिस मनमोहन सिंह सरकार को रिमोट कंट्रोलर कठपुतली वाले लोग कहते थे ना, उसी का करारा जवाब है ये। उस समय मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो अमेरिका के साथ परमाणु व्यापार हो, परमाणु समझौता हो, 1, 2, 3 एग्रीमेंट। तमाम लोगों ने नौ तरह किया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन में थी, बीजेपी तो समर्थन में थी मनमोहन सिंह के, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन में नहीं थी, लेकिन देश हित में मनमोहन सिंह ने वो निर्णय लिया। भले ही सरकार, आपसे भी यही उम्मीद है कि देश हित में आगे बढ़ रहा, समर्थन कीजिए। भय भूख भ्रांति अब रुके हुए नहीं। अरे कठपुतली अगर नहीं होते तो फिर ये क्यों कहते हैं, आज क्यों कह रहे हो सरेंडर? राइट, वेरी क्विक। फिर उसके बाद पवन जी ये यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे मनमोहन सरकार पे कह रहे हैं। एक झूठ जो है निर्मला सीतारमण जी ने सदन में भी बोला था कि 2013 में चौकेन वाला उसको जो उदाहरण दिया था, और उसका तभी का तभी फैक्ट चेक हो गया। पता चला कि 2013 में WTO का हमने बाली में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के लिए यूएस, यूरोप जैसे बड़े बड़े विकसित देश
भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन भारत उस समय पर रुका नहीं, अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा और भारत की जीत हुई। आज इन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पे बॉटल का उदाहरण दे रहे थे, उस उदाहरण पे भी बोलना चाहूंगा। आपको अपने खुद के मंत्री का बयान पढ़ना चाहिए। पीयूष गोयल जी ने सदन में कहा था, और मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, स्टेट्समैन ने और तमाम अखबारों ने डाला भी है, जो आप ये बॉटल वाला उदाहरण दे रहे हो ना, पीयूष गोयल जी ने क्या है कहा है कि इंडिया यूएस की इंटरम ट्रेड डील में वो जो बांग्लादेश को बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट भारत को भी मिलेगा। यानी आज ट्रंप ने भारत के लिए आगे ये कहा नहीं लेगा उसमें ये लिखा, आज भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली है। यानी अगर हम अमेरिका से कपास लेते हैं तो हमारे देश के जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए जो हानिकारक होगा, लेकिन अगर हम जो है कपास नहीं लेते तो हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बर्बाद ये सरकार कर देगी। भैया जी कहावत है, अजगल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान लेके बोलते हैं। एलिमिनेट और रिड्यूस दोनों में डिफरेंस समझना होगा। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट अब इनको याद आ रहा है, पूरा पढ़ लेते तो झूठ परोसते नहीं। आप भारत के ही सरकारी सेक्रेटरी हैं मिस्त्री जी, उन्होंने बकायदा अपने रिपोर्ट, शशि थरूर जी जो एक्सटर्नल कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, भाजपा के तो सांसद नहीं है साहब, लोकतंत्र के मंदिर के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनको रिपोर्ट सबमिट किया है। अगर आपको इस देश के लोकतंत्र के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है तो केवल जोश सूरज के स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देशद्रोही राहुल गांधी आते हैं। पवन जी, अब ये मुझे बताइए, अब घूम फिर के मैं एकदम आखिर में आ गया, मैं घूम फिर के आखिर में आ गया हूं। अर्थशास्त्री इनको सुनो, अरे बहुत दिनों बाद तो तुम्हारे दिन अच्छे आए थे, क्यों खराब कर रहे हो अपने? हाँ जी प्रतीक का जी भाई दो तीन चीजें समझिए। बोलिए। कपास का जो दरअसल ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। हाँ। आप व्यापार पे अभी बात कर रहे हैं, कपास को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जिस कपास की बात करते हैं और जो दरअसल इसमें क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि अमेरिका के कॉटन के इंपोर्ट पे बात हो रही है। देखिए ये बातचीत कि वहां से जो आयात केंद्र में ये है। हाँ जी। हम लोग जो अमेरिका से आयात करते हैं या अमेरिका जो कपास पैदा करता है वो हम नहीं करते जी, वो हम नहीं करते जी। तो जो मतलब जो कपास वो पैदा करता है अमेरिका, वो कपास हम यहाँ पे पैदा नहीं करते। उसको बोलते हैं, देखिए अमेरिका पैदा करता है, पेरू पैदा करता है, ब्राजील पैदा करता है, ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, चाइना पैदा करता है। हाँ जी, समझो भाई, आप समझने की कोशिश करो। हाँ जी। हम वो कपास पैदा नहीं करते। हाँ। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल बोलते हैं उसको। अच्छा। बहुत टेक्निकल बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको तो इसीलिए बुलाया था कि जो बात समझ में नहीं आ रही वो बात समझ में आनी चाहिए। अरे गिरधारी समझ लो बेटा, काम आ जाएगा। हाँ जी। सो हम 32 मिलियंस कपास जो हम लोग पैदा करते हैं, उसमें से सबसे जिस हाईएस्ट ईयर में जो हमने आयात किया है वो 4 मिलियन बेल्स किया है जी। एक बेल का मतलब समझते हैं 170 केजी कपास। 170 केजी कपास का मतलब आप समझिए कि आप 250 बेडशीट बन सकता है, 200 जीन्स बन सकता है, और करीब आप समझिए कि 4500 के आसपास मौजे बना सकते हैं। मैं आपको बेल्स इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो की जो मापक है, जो माप है, मेजरमेंट है वो, उससे क्या मतलब क्या होता है? बेल्स में है जी। तो जीन्स